चलो शुरू करते हैं। क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, या तुम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। रेजिस्टिविटी लेके चलो या रेजिस्टेंस लेके चलो, बात एक ही है लगभग। क्यों बात एक ही है? देखो, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर रेजिस्टिविटी घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है। तो हम या तो रेजिस्टेंस को लेके अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या रेजिस्टिविटी को लेके कर लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। क्यों मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं, रो एल बाई ए। ये ऊपर वाला आ रहा है, हाँ, रो एल बाई ए। ठीक है, तो अब हम लोग मैं रेजिस्टिविटी लेके चल रहा हूँ। बुक में रेजिस्टिविटी दिया था, हम लोग रेजिस्टेंस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ समझो, खास करके जो 12th का फिज़िक्स है तो उसमें हम लोगों ने कहानी बनाया। कहानी कैसे बनाया? बिना मतलब का बनाया नहीं। पहले कोई भी चीज़ पूछोगे अब कैसे आया, ये कोई ग्राफ ही है, तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट किए पहले, उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को वैलिड बताने के लिए, या समझ लो उसके क्या बोलते हैं उसको, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक कहानी बनाते हैं। तो ये सब वो कहानी है, ठीक, कि भाई नेगेटिव को रिपेल करता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखें, उसके बाद हम लोगों ने कहानी बनाया। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट आया है, उसके बाद हम लोग ये कहानी बनाए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। देखो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे डिपेंड कर रहा है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एन है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिंपल सी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, या इसी को बोलेंगे मीन कोलिजन टाइम। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, वही जो रखते हैं वही रहेगा, और चार्ज भी वही रखेंगे हम लोग। तो मतलब एन पे और टाउ पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग को ये देखना है कि भाई जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो एन और टाउ क्या कर रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये तुम लोग को लिखना है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लो, इसको आगे मैं समझाते जाता हूँ। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ एन मटेरियल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझा दिया ये कि रेजिस्टिविटी रो किसी मटेरियल का किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर डिपेंड कर रहा है। एंड मीन कोलिजन टाइम टाउ, या ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो फॉर मेटल्स हम लोग देखते हैं कि मेटल में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो देखो, मान लो ये अगर मेटल है, ये तो प्लास्टिक है तुमको दिख रहा है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए ये मेटल है, कंडक्टर है। तो जब इसमें तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में ऑन एवरेज 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में रहते हैं। ठीक है, सोचो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से है। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो क्या कर रहा है? एक एटम बना रहा हूँ मैं, बीच में प्रोटॉन रहता है और इधर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहता है, -e। तो ये बंधा हुआ है एक एनर्जी के साथ, इससे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ये सब हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, पार्ट 2 में। तो अब देखो, जैसे तुम गर्म किए तो इसको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है इसको। जैसे गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी ये इसके साथ बॉन्ड में है। ठीक है, अभी ये फ्री नहीं है, बंधा हुआ है इसके साथ। तो जैसे तुम एनर्जी दिए, एनर्जी बढ़ा, मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए -5 एनर्जी के कारण ये इसके साथ बंधा हुआ है।
अब तुम +5 दे दिए, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गर्म हो रहा है, मतलब उसको एनर्जी मिल रहा है। तो अब एनर्जी इसका बढ़ते बढ़ते -5 था, जैसे इसको +5 दोगे तो ये -5 के कारण बंधा हुआ था, अब +5 मिल गया तो ये क्या हो गया, एनर्जी 0 हो गया। ठीक है, अब 0 एनर्जी हुआ तो ये इस बंधन से आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। मान लो -5 एनर्जी था, मान लो सपोज़ ये कर्जे में है, कितना कर्जे में है, 500 रुपये के कर्जे में है, मतलब कितना, -500। तो उस कर्जे के कारण, उस कर्ज के कारण वो इसके साथ बंधा हुआ है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मान लो इसके साथ रूम शेयर कर रहा है, किसके कारण, -500 के कारण। -500 मतलब कर्ज है, या उसके पास ऐसा समझ लो पैसा नहीं है 500 रुपये कि कहीं और जाके रहे, तो वो उस -500 के कारण बंधा हुआ, 500 की कमी है इसको। अब हम लोग 500 एनर्जी अगर इसको दे दें, 500 रुपये अगर हम इसको दे दें, हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी मिल रहा है उसको, ये तो सबको पता है, हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते जैसे इसको 500 मिल गया, तो अब ये इसके पास जो 500 रुपये कर्ज था वो कर्ज सधा देगा इससे, इसके पास जो कमी था वो पूरा हो गया। अब कमी जब पूरा हो गया तो ये फ्री होके निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी हीट करने के बाद फ्री हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो मान लेते हैं कि 1 लाख, मान लिया कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। 1 लाख मतलब 10 का पावर 5 होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, 1 लाख माने 10 का पावर 4। अब देखो इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ा, इतना, और पहले से फ्री कितना है, बाप रे इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, मतलब बहुत है। तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इतना रुपए है, ये तो बस पर क्यूबिक मीटर है ना, मतलब मान लो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों अरबों है, और तुमको 1 लाख रुपए और मिल जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए नोटिसेबल है। अगर तुम्हारे पास अरबों रुपए है और 1 लाख मिल जाए, या करोड़ों है 1 लाख रुपए तुमको मिले, तो वो नोटिसेबल नहीं है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। 1 लाख से क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर उधर आए या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ भी रहा है 1 लाख, ऐसा 1 लाख आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई तुम्हारे पास अरबों है, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला लाइन क्या लिखता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये समझाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब भाई 1 लाख और फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, समझ आ रहा है ना बात को। इसीलिए लिखा है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लगभग हम बोल सकते हैं कि लगभग वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ये फर्स्ट लाइन मैंने समझाया है अभी तुम लोग को, ये एग्जांपल देके समझ लो क्यों डिपेंड नहीं करता है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ हमारा 10⁻28 पहले से है, अगर 10⁴ बढ़ जाए तो क्या अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो ना, एक 10 पे 27 ज़ीरो है और ये 10 पे 4 ज़ीरो है, क्या फ़र्क पड़ेगा, समझाने के लिए। अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। अब एक तो n के साथ समझ गए, n बढ़ रहा है कि वो, लेकिन वो नोटिस करने लायक नहीं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। भाई आपके पास अरबों रुपए है, 1 लाख बढ़ जाएगा तो नोटिसेबल है, नहीं है नोटिसेबल, वो तो तुम्हारे लिए पॉइंट में ही बढ़ा है, तो इसीलिए नोटिसेबल नहीं, उसको हम नोटिस नहीं करेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। अब देखो इलेक्ट्रॉन तुम लोग जान रहे हो, ऐसा 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 कैसा भी आए बाय मोशन, रैंडम मोशन माने आए बाय मोशन कर रहा है कुछ भी। अब तुम उसको एनर्जी जैसे दिए, गर्मी उसमें बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो एनर्जी मिला, तो वो और ज़्यादा स्पीड से आए बाय मोशन, रैंडम मोशन करेगा। क्यों और ज़्यादा मोशन से करेगा, क्योंकि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा जा रहा है, एक दूसरे टकरा रहा है, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है।
अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मतलब हम और एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब और तेज़ी से वो चलने लगेगा। तो अब मैं वही लिख रहा हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयंस इंक्रीजेज। ऑल्सो देखो, जो ऐसा टकरा रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी टकराएगा ना, अब एकदम जल्दी जल्दी जोर से टकराएगा, तो वाइब्रेशन भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पहले मान लो ऐसा टकरा रहा था, ऐसा ऐसा इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया। अब जब वही तुम इसमें टेम्परेचर बढ़ाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे ऐसे समझने के लिए, ऐसा टकराइए, इधर टकराइए, इधर टकराए, ऐसा ऐसा टकरा रहा है। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो एनर्जी मिला। अब एनर्जी मिलने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी टकराएगा। ये देखो, पहले ऐसा टकराता था, अब ऐसा टकरा जाएगा। ये ऐसा जाता था, तुरंत ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ही बढ़ेगा। मतलब पहले मान ली कम था वाइब्रेशन, पहले वाइब्रेशन कम था, धीरे से टकराया, अब तेज टकराएगा, तो अब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, एंड ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विथ मेटल आयंस। स्पीड बढ़ गया इसका, क्यों, एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब स्पीड बढ़ा। अब स्पीड बढ़ा मतलब वो जल्दी जल्दी टकराएगा, मतलब ऐसे जा रहा था तो ऐसा टकराएगा, ऐसे जा रहा था ना, ऐसा एनर्जी दिए, टेम्परेचर बढ़ा, ऐसा टकराएगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विथ मेटल आयंस। अब मेटल आयंस के साथ वो और जल्दी जल्दी टकराएगा। अब जल्दी टकराने से क्या होगा, तो मीन कोलिजन टाइम जो था टाउ, या जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, वो घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। मान लीजिए, अब देखो यहाँ से मैं यहाँ टकराऊंगा ना, अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दिख रहा है, रूम टेम्परेचर पे ये गया, ऐसा टकरा, टाइम नोट किए, यहाँ से गया, ऐसा टकराया। अब इसको एनर्जी ज़्यादा मिल के गया, तुरंत ऐसा टकरा गया। तो भाई जो जल्दी गया उसमें कम टाइम लगा, और जो धीरे से गया उसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो अभी तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी उसको मिल गया, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब उसी डिस्टेंस को वो कम टाइम में अब जाएगा। इसका मतलब क्या है, मीन कोलिजन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, टाउ। अब सोचो, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, m/n/e² टाउ। अब n को तो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, मेटल में नहीं नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि बोलें भाई 10⁻28 है, 10⁻4 बढ़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, छोड़ो ना, उसको इग्नोर करते हैं। टाउ बढ़ रहा है, नोटिसेबल है, ठीक है, सॉरी, टाउ घट रहा है, टाउ में जो चेंज है वो नोटिसेबल है। तो अब जो टाउ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टाउ कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, हैंस रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू m/n/e² टाउ। m और e तो कांस्टेंट था, अब n को यहाँ हम लोग बोल दिए कि नोटिसेबल है ही नहीं, n जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है नोटिसेबल नहीं है, तो ये इसको भी कांस्टेंट ले ली, तो बचा क्या, नीचे टाउ। तो क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, या रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये जो नीचे टाउ है ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिनोमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें या रेजिस्टिविटी का, बात वही है समझने के लिए। एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बात पक्की है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको मैं डाल रहा हूँ। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब भैया रेजिस्टिविटी घट रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, नहीं रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आंसर घटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखें, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये बढ़ रहा है,
रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, उल्टा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या लिखें, क्यों हो रहा है ये सब, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो बुक में आगे लिखता है कि फॉर मोस्ट ऑफ मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या बोलता है, रेजिस्टिविटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशन समझते हो ना, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना तो लीनियर हो गया ये, ठीक है। तो वही लिखा है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग डाटा कलेक्ट करते गए। हम लोग क्या देखें, टेम्परेचर कितना बढ़ाएं, एक एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिए और एक एक्सिस पे रेजिस्टिविटी ले लिए। टेम्परेचर बढ़ाएं, रेजिस्टिविटी नोट किए, 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 और वो सब पॉइंट को प्लॉट करके जब हम लोग बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बना। तो हम लोग क्या बोल दिए कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारे ग्राफ से, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। अब यहाँ क्या लिख रहा है, रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस पूरे को लिख लो, फिर बताता हूँ मैं। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, इसको ही बोल देंगे कि एक्सपेरिमेंट किए हैं तो मिला है। नहीं, टेंशन मत लो, इसको मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या आया है फॉर्मूला, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ठीक। अब लिख लिया जाए वेयर रो नॉट बराबर क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, और रो क्या है, फाइनल रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, ठीक। टेम्परेचर पहले टी नॉट था रूम टेम्परेचर पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर टी मतलब रूम टेम्परेचर आ रहा है वो, रूम टेम्परेचर पे था रेजिस्टिविटी इतना। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेजिस्टिविटी रो हो गया, रो मतलब टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो बुक में डायरेक्ट दे दिया है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि भैया, हम लोग ने क्या नोट किया, चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या नोट किया, चेंज इन रेजिस्टिविटी। चेंज इन रेजिस्टिविटी समझ रहे हो, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो हम लोगों ने क्या देखा, चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि चेंज इन रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। सिंपल सी बात है भाई, टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी में भी चेंज उतना ज़्यादा होगा। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल था, चेंज इन टेम्परेचर के। ये सिंपल बात है ना। हम लोग को हालांकि ये एक्सपेरिमेंट में मिला है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके इसको लिखे, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे, हम लोग देखे जितना ज़्यादा हम लोग चेंज इन टेम्परेचर कर रहे थे
उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा था, रेजिस्टिविटी में भी उतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ चेंज इन रेजिस्टिविटी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल रो लिख ही सकता हूँ, या रो माइनस रो नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट के, इसको मान लो 1। हमको एक चीज़ ये मिली सबसे फर्स्ट। दूसरा एक और चीज़ हम लोग नोटिस किए कि भैया चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। हम लोगों ने क्या देखा कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट किए थे। मतलब हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी, या ये जो मैं रेजिस्टिविटी लेके चल रहा हूँ, तुम लोग रेजिस्टेंस लेके भी चल सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस लोगे तो ये R माइनस R नॉट रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इनिशियल रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है। मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी मान लीजिए किसी का 50 है और किसी का इनिशियल रेजिस्टिविटी 500 है, किसका इनिशियल रेजिस्टिविटी 50 है और किसी का 500। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि जिसका ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टिविटी है ना, उसमें ज़्यादा चेंज इन रेजिस्टिविटी हो रहा है, उसमें मोर चेंज इन रेजिस्टिविटी हो रहा है। किसमें? जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। एक चीज़ तो नॉर्मल था, सिंपल था। हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि भाई चेंज इन जो रेजिस्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन टेम्परेचर। ये सिंपल बात है, समझ सकते हैं। मतलब चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। अब एक और चीज़ अभी भी मिसिंग था, तो हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट किए, सेम चीज़ को लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, तो हम लोग देखें एक और चीज़ मिसिंग था, वो है इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी कम था उसका चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम था, और जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी ज़्यादा था उसका चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसका इनिशियल रेजिस्टिविटी ज़्यादा था उसका चेंज इन रेजिस्टिविटी भी मोर था, ज़्यादा था। तो हमको एक और फैक्टर मिल गया। एक और फैक्टर क्या मिल गया? चेंज इन रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट। इसको मान लो 2, ठीक है। ये दो चीज़ मिल गया, कंप्लीट हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को कंबाइन करो तो LHS क्या है? रो माइनस रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाओ तो रो नॉट T माइनस T नॉट। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो रो माइनस रो नॉट इक्वल आ गया। अब इसके, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अब इसके जगह पे हम लोग अल्फ़ा का साइन दे देते हैं। अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो कांस्टेंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रो नॉट T माइनस T नॉट। अब ये रो नॉट को इधर भेजो, इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो। तो रो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? रो नॉट प्लस माइनस रो नॉट उधर जाएगा, प्लस रो नॉट हो गया, अल्फ़ा रो नॉट T माइनस T नॉट चेंज इन टेम्परेचर। तो रो बराबर क्या हो गया? रो नॉट कॉमन निकालो, इनिशियल रेजिस्टिविटी, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? अल्फ़ा T माइनस T नॉट। ये देखो आ गया, ये इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस लेके चलते तो हर जगह R रहता। आ गया? आ गया? नोट कर लो, ये बुक में नहीं मिलेगा। ये कहाँ से आया है? ये बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको प्लीज़ नोट कर लो इसको, ठीक है? ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। समझ आ गया कैसे आया? अब देखो, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस
तो रेजिस्टेंस के लिए देखो, रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है, या यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रो बराबर RA/L। अब हम लोग इसी इक्वेशन में रो की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो रो की वैल्यू क्या हो गई, RA/L, और रो नॉट की वैल्यू R0A/L, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हम लोग रो की वैल्यू की है। अब ये A और A ख़त्म करो, L और L ख़त्म करो, तो R0 बराबर क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया, R0 1 + अल्फ़ा T माइनस T0, सेम आ रहा है, खाली रो के जगह पे R0 आ जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस लेके चलो या रेजिस्टिविटी लेके चलो, बात वही इम्पोर्टेंट है, लिख लो, एक रेजिस्टेंस के टर्म में और एक रेजिस्टिविटी के टर्म में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब किसी भी एक से लेके तुम लोग निकाल सकते हो, मान लो इसी फॉर्म में निकाल रहे हो तो इसको लिखो फिर से, R बराबर R0 1 + अल्फ़ा इंटू T माइनस T0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रो नॉट, रो का इंटू कर दो, प्लस रो नॉट अल्फ़ा T माइनस T0, बिल्कुल लिख सकते हैं। रो नॉट को इधर ले आओ, तो रो माइनस रो नॉट बराबर, ये रो नॉट आके माइनस हो गया, इधर एक रो नॉट रहेगा, अल्फ़ा T माइनस T0। अब ये दोनों को नीचे ले आओ इसके, तो रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट T माइनस T0, इधर क्या बचा, अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग को मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, रो माइनस रो नॉट, ब्रैकेट में लिख लो, अपॉन रो नॉट T माइनस T0। तो मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय चेंज इज टेम्परेचर इनटू रो नॉट। तो इसको हम लोग और एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/ρ0 को अलग करो और फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी को तुम लोग लिख दो d रो बाई चेंज इन टेम्परेचर dt। ये बन गया अल्फ़ा का फॉर्मूला। ठीक है, इसी को R के भी टर्म में लिख सकते हो, R के भी टर्म में इसको लिख सकते हैं। देखो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ R लिख रहा हूँ, अल्फ़ा बराबर R माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस T0। ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, और ये क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। तो ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी के टर्म्स में और ये रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा देखो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसमें देखो या इसमें देखो, यूनिट सेम आने वाला है। SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज़, देखो इसका R0 का और R माइनस R0 का सेम यूनिट, तो इसका यूनिट कैंसिल, यहाँ भी इसका यूनिट कैंसिल, सेम है दोनों, कैंसिल। नीचे बस डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बच गया। अब टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन, तो डिनोमिनेटर में है केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन का पावर -1, मतलब पर केल्विन। SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या हो गया, पर केल्विन। ठीक है, या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस सबको नोट कर लोगे। डेफिनेशन लिखा देता हूँ, अल्फ़ा की डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं, नोट कर लोगे। अल्फ़ा का डेफिनेशन क्या होता है,
the temperature coefficient of resistivity, इसी से हम लोग डेफिनेशन बना रहे हैं, रेजिस्टिविटी अल्फा, कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ अल्फा, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलेंगे इसको, अल्फा मे बी डिफाइंड एज, may be defined as increase in resistivity, ये क्या है, increase in resistivity, resistance है, ये क्या है, increase in resistivity, increase defined as increase in resistivity, increase in resistivity पर यूनिट रेजिस्टिविटी, इंक्रीज, ये इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, ये क्या हो गया, पर यूनिट रेजिस्टिविटी नीचे है तो पर यूनिट रेजिस्टिविटी। फिर अब टेम्परेचर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सिंपल में क्या बोलोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज या पर यूनिट टेम्परेचर राइज, ऐसा बोलेंगे। देख लेना, यूनिट जो है इसका केल्विन भी हो सकता है, पर केल्विन भी हो सकता है अल्फ़ा की यूनिट, और पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, अब मेटल्स में ही चल रहे थे तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, फॉर मेटल्स अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, ये एक इम्पॉर्टेंट, फॉर मेटल्स अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। अब सर आप ये अल्फ़ा पॉजिटिव कहाँ से बता दिए, तो अब देखो मैं इसी से बता रहा हूँ। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर रो माइनस रो नॉट अपॉन रो टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब इधर लिखता हूँ मैं, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, सिंस रो माइनस रो नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये क्यों पॉजिटिव होगा, तो सिंस रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, इनिशियल रेजिस्टिविटी फाइनल रेजिस्टिविटी, तो फाइनली मेटल में रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है इसीलिए रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। फिर अब ये देखो, ये जो हमारा रो नॉट था ये तो पॉजिटिव ही है, अब टी माइनस टी नॉट ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब हम लोग क्या किए हैं, लिख लो, नोट कर लो, ये सब हम लोग किए हैं फॉर मेटल। तो मेटल के लिए हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, समझ गया रीज़न, मिटा रहा हूँ, लिख लो भी। अब इसी में फॉर मेटल्स में तुम लोग एक चीज़ और लिखोगे कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है रेजिस्टिविटी का फॉर कॉपर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और जो वैल्यू मिली उससे एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हम लोगों ने एक साइड इधर क्या लिख दिया है, रेजिस्टिविटी लिख दिया, और रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रो
रेजिस्टिविटी रो 10⁻⁻8 ओम मीटर में, ठीक है। और इधर क्या रखा, टेम्परेचर इन केल्विन रखा, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या ले लिए, 0, 50, 100, 150, 200 इस टाइप से लिए हम लोग, ठीक। जो भी है टेम्परेचर इस टाइप से लिए। रेजिस्टिविटी क्या लिए, 0.2, 0.4। अब इसका वैल्यू सब लेके हम लोग ग्राफ बनाए, इसका वैल्यू लेके ग्राफ बनाए तो वो कुछ ग्राफ इस टाइप का बना, ठीक है। ये किसका है, कॉपर का है, समझ गए। अब देखो एक चीज़ और लिखोगे, फॉर मेनी मेटेलिक एलिमेंट्स, फॉर मेनी मेटेलिक एलिमेंट्स अल्फ़ा लगभग कितना होता है, 4 × 10⁻³ अल्फ़ा लगभग होता है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रो एट लो टेम्परेचर इज नॉन लीनियर, एट लो टेम्परेचर नॉन लीनियर रहता है, लो टेम्परेचर पे लीनियर नहीं रहता है, ठीक है। अब और इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर मेटल increases, resistivity of pure metal increases as higher power of temperature, as higher power of temperature। ये डायग्राम वही बता रहा है, देखो लो टेम्परेचर पे क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियर रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, एट लो टेम्परेचर ही बोल रहा है, इधर नीचे ये सब 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, 200 के लो टेम्परेचर ही है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 303 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर। तो उससे नीचे का टेम्परेचर लो टेम्परेचर ही समझते हैं। तो क्या लिखा हम लोगों ने कि एट लो टेम्परेचर्स द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज। देखो लो टेम्परेचर, इस पे रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, एज हायर पावर ऑफ टेम्परेचर, मेटल इंक्रीजेज एज हायर पावर ऑफ टेम्परेचर। देखो ये किसका था, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर। ये देखो ना, ऐसा ऐसा है, अचानक से देखो रेजिस्टिविटी कम टेम्परेचर में ही कितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ने लगा। बात समझ आ रही है, रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, समझ ना। देखो इतना ही सा टेम्परेचर में कितना बढ़ गया, फिर इतना ही सा में कितना बढ़ गया, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला हम लोग का हो गया फॉर मेटल्स। अब देखो फॉर एलॉयज, तो एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा भी तो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। कितना बढ़ेगा भाई, कितना बढ़ेगा, काफ़ी कम। तो मान लीजिए पहले से किसी का रेजिस्टेंस 1000 है, अब उसमें 25 अगर बढ़ जाए, ठीक है, 1000 25 हो जाएगा,
तो इसका फिगर थोड़ी बदला, 1000 का 1000 है, समझ रहे हो, 1025 आ गया तो वो नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले ही बहुत हाई है, अब रेजिस्टिविटी बहुत हाई उतना ही तो नहीं बढ़ेगा, कुछ थोड़ा सा बढ़ता है ना। तो एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हैज़ लो टेम्परेचर डिपेंडेंस। अच्छा ठीक है, अब नाइक्रोम का बात आया है तो मैं नाइक्रोम का डायग्राम बना देता हूँ। कहाँ से है डायग्राम? हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, इधर क्या लिखें? रेजिस्टिविटी लिखें, इधर क्या लिखें? टेम्परेचर लिखें। टेम्परेचर 200, 0, 200, 400, फिर उसके बाद 600, 800, 600, 800, ये सब किस में है? केल्विन में है। ठीक, तो इसका रेजिस्टिविटी का यहाँ बनाया 1.00, फिर इधर बढ़ा दिया 1.20, तो इसका कुछ यूँ ऐसा है, ऐसा लगभग स्ट्रेट लाइन, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, एकदम मान लो कि लगभग तुम 800 के अगर आसपास आ जाओगे तो यहाँ से रेजिस्टिविटी देखो इतना, और 600 पे कितना, इतना, मतलब कितना चेंज हुआ? इतना ही चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो चूँकि लाइन पूरा इंक्लाइन नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो इसमें जो चेंज है वो भी कैसा हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, एकदम चेंज, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लिखा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हैज़, नाइक्रोम भी एक एलॉय है, उसको लिए हैं, उसका डायग्राम बना लोगे। इस डायग्राम पे क्या लिखोगे? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। वेरिएशन ये कहाँ से आया? तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, डाटा कलेक्ट किए, उससे डायग्राम बनाए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विथ टेम्परेचर। इससे पहले हम लोग कॉपर का बनाए थे, प्योर मेटल था, तो हम लोग क्या लिखें? एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तो बढ़ेगा भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा। वही एग्जांपल है कि मान लो तुम्हारे पास करोड़ों है, 1 लाख आ गया तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी पहले से हाई है और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो उतना नोटिसेबल नहीं होगा। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हैज़ लो टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब टेम्परेचर पे कम डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर हम लोग कितना भी बढ़ा रहे हैं तो कम ही रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर देखो 200 से 400 हुआ, थोड़ा ही सा बढ़ा, 200 से 800 हुआ, थोड़ा सा ही बढ़ा। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो कम टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जा रहा, थोड़ा ही बढ़ रहा है। वाइल दैट ऑफ मैग्नेनिन इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तो थोड़ा सा लो डिपेंडेंस है ना, नाइक्रोम एलॉय है, मैग्नेनिम भी एलॉय है, तो नाइक्रोम लो डिपेंडेंस है, लो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, लेकिन जो हमारा मैग्नीन है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो मतलब लगभग उसका समझ लो कि कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा मैग्नेनिन का। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तो 11th में तुम लोग पढ़े हो, समझ आता है, जहाँ पे सब चीज़ सारा मोशन रुक जाता है। तो प्योर मेटल जो है हैज़ नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टिविटी। प्योर मेटल को अगर हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। वाइल एन एलॉय लाइक नाइक्रोम, एलॉय जैसा कि नाइक्रोम है, उसका कुछ रेजिस्टिविटी रहेगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर भी उसका कुछ रेजिस्टिविटी रहेगा। और यही एक चेंज हमको एलॉय को मेटल से अलग करता है। ये डिफरेंस, यही एक डिफरेंस है जो मतलब बोल सकते हैं कि एलॉय को मेटल से अलग करता है, प्योर मेटल से। क्योंकि प्योर मेटल क्या है? अब प्योर मेटल को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे रखो, 0 केल्विन पे ले जाकर रखो प्योर मेटल को, जैसे 0 पे रखो, 0 केल्विन पे रखोगे प्योर मेटल, तो प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एलॉय लेते हैं जैसे कि नाइक्रोम, तो 0 पे भी उसका कुछ रेजिस्टिविटी रहेगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे भी कुछ रेजिस्टिविटी रहेगा, लेकिन मेटल प्योर मेटल का नहीं था, प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे पहले मैंने लिखा था कि फॉर मेटल्स अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, अब मैंने क्या लिखा? फॉर एलॉयज अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, लगभग ज़ीरो होगा। क्यों ऐसा लिखा मैंने?
नेग्लिजिबल चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस रो माइनस रो नॉट जो है हमारा, यही है ना चेंज इन रेजिस्टेंस, या लिख लो रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल। हम लोग इसको क्या ले लिए हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल में नेगलेक्ट कर देना, मान इजिकल्स टू जीरो ले लेते हैं लगभग, नेग्लिजिबल का मतलब यही है। तो अब जो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, तो अब अगर हम लोग इस वाले टर्म को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, लगभग जीरो आ जाएगा, लगभग। इसीलिए मैंने लिखा फॉर एलॉयज़ अल्फ़ा क्या होगा, लगभग जीरो होगा। ठीक है, अब आगे देखो सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर केस में, तो इन दिस केस रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम लगभग चेंज नहीं होगा। अब देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, m/n² टाउ। तो जैसे जैसे हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के पास, इंसुलेटर का ही मान लो बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये m और e तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, n और टाउ पे डिपेंड कर रहा है, तो टाउ लगभग चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं है उतना ज़्यादा, इसके पास वो क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन, उतना ज़्यादा कोलिजन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उतना रिलैक्सेशन टाइम का बात ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, उतना ज़्यादा कोलिजन ही नहीं है, तो रिलैक्सेशन टाइम का बात नहीं है यहाँ पे। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो रिलैक्सेशन टाइम का बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके पास भी जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी मिलेगा, तो उससे आज़ाद होकर निकलेंगे, फ्री होंगे वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लगभग ना के बराबर था, बहुत कम था, n0 मान लिए, n0 था। ठीक है, अब जब हम लोग इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ के क्या हो गया, n हो गया। तो अब देखो जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं, अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो वो नोटिसेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नोटिसेबल है, ये बढ़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, इन दिस केस रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। बात पक्की है, ठीक है, इसको टाउ चेंज नहीं होगा, मतलब नोटिसेबल नहीं है, चेंज नहीं होगा, बोल सकते हैं चेंज नहीं होगा, क्योंकि उतना फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब एक्सपोनेंशियली कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता चला कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो भाई हम लोग ग्राफ बनाए, और जब हम लोग ग्राफ बनाए तो हम लोग देखें, ग्राफ देख के तो समझ जाएंगे ना कि एक्सपोनेंशियली। अब ये इसका डेरिवेशन ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ के क्या हो जा रहा है एट टेम्परेचर टी, कोई टेम्परेचर टी तुम बढ़ाए तो क्या हो जा रहा है। अब देखो इस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है, घटेगा। कैसे घटेगा, तो n बढ़ेगा। ये देखो जब ये बढ़ेगा n, अब टाउ का तो बात करना ही नहीं है, मान लीजिए ये नेग्लिजिबल, छोड़ो ये, उसका चेंज नेग्लिजिबल चेंज नहीं होगा, टाउ टाउ ही रहेगा। ठीक है, n चेंज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो पहले तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब करंट फ्लो होने लगेगा, तो नंबर कितना बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना बढ़ेगा एट टेम्परेचर टी। तो क्या लिखा है, n0 मतलब इनिशियली जो भी 2 4 5 जो भी रहा हो, 100 200, वो इंटू ई का पावर माइनस EG अपॉन KBT। अब EG क्या है, एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब इसको बिल्कुल भी अभी तुम लोग बिल्कुल मत पूछो कि सर ये एनर्जी गैप क्या है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बस अभी इतना बोलूँगा कि रुक जाओ, ये अभी आगे आएगा, सेकेंड पार्ट में आएगा, हम लोग को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है कि तुम समझ लो, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है और ये किसी मेटल का ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगो। वैलेंस बैंड मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और ये क्या है, ये रहता है हमारा एनर्जी गैप EG।
अब अगर हम यहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन को Eg जितना एनर्जी दे देंगे, जितना भी एनर्जी हमको ये गैप का चाहिए, इतना एनर्जी हम इसको दे देंगे, तो ये यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, करंट पास होने लगेगा। अभी वैलेंस बैंड में था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अभी वैलेंस बैंड में। अब ये एनर्जी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको इतना एनर्जी चाहिए Eg। अब Eg जैसे तुम उसको एनर्जी दिए तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अभी के लिए इतना समझो, ये हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है। तो ये है, अभी ये तुम लोग को इससे कोई उतना मतलब नहीं, चूँकि बुक में था इसीलिए बता दिया। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें था, इसीलिए मैंने बता दिया इसको। और KB क्या है जानते हो, 11 से जान रहे हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो रो इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n या रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्यों? रो बराबर क्या था, m/n E² टाउ। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो n पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक, तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, n इज़ 1/ρ। तो हम लोग n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/ρ लिख सकते हैं। भाई रो बराबर अगर 1/n है तो n बराबर 1/ρ, तो यहाँ n के जगह पे 1/ρ लिखेंगे। तो nt के जगह पे क्या होगा, ρt। तो मतलब n इजिकल्स टू 1/ρ, तो nt इजिकल्स टू 1/ρt। और यहाँ n0 के जगह पे क्या होगा, 1/ρ0, और ये वैल्यू सेम। अब देखो इसको इधर उधर भेज दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको लाओ, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखो इसको एक काम करते हैं, उलट ही देते हैं इसको। तो उलट दो या इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये ρ0 हुआ इधर आके, और इसको भी इधर ले आओगे तो ये नीचे हो जाएगा अपॉन e⁻ -Eg kBt इजिकल्स टू ρt उधर चला गया, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। तो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ρ0 e⁻ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, Eg बाई एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप समझ गया क्या है, वो एनर्जी जितना एनर्जी मिलने के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। वैलेंस बैंड क्या है, वो बंधा हुआ है जिसमें वो वैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड क्या है, जहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो ये इसको नोट कर लो तुम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिखा जाए, ये सब नोट कर लोगे, इसको भी नोट कर लो, देख लो। ये फॉर्मूला लाए थे हम लोग, ये फॉर्मूला डिराइव करना भी तुम लोग के अभी कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का सिलेबस में नहीं। क्या लिखा मैंने, दिस इक्वेशन। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाए थे, ये ग्राफ हम लोग बनाए। तो अब ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये रेजिस्टिविटी का है ना रो, तो रेजिस्टिविटी नीचे होता जा रहा है, ठीक। और जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ता जा रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स रैपिडली इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज हो जा रहा है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है तो ये रैपिडली क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। बिकम इन्फाइनाइटली लार्ज एज t टेंस टू 0। तो जैसे जैसे t 0 की तरफ जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब फिर मैंने क्या लिखा, ये ग्राफ बना लिया मैंने। यहाँ क्या लिखा है मैंने, दिस रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज रैपिडली। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी देखो घटते जा रहा है, ठीक है। अब इन दिस केस अल्फा इज नेगेटिव। इस केस में अल्फा नेगेटिव होगा। क्यों होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा। क्यों हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि रो इज बिकॉज रो इज लेस देन ρ0। देखो ना, पहले रेजिस्टिविटी ज़्यादा था इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टिविटी इनिशियली ज़्यादा रहता है तो करंट फ्लो नहीं होने देता। फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, तो फाइनली रेजिस्टिविटी क्या होगा, घट गया। तो रो माइनस ρ0 क्या होगा, निगेटिव होगा,
इसीलिए अल्फा फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव। अब आगे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कुछ भी सॉल्यूशन। अब तुम लोग देखे हो कुछ भी सॉल्यूशन रहता है तो समझने की बात है, सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन पतला होता जाता है, ठीक है ना। उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। सॉल्यूशन जैसे गाढ़ा है, तुम गर्म करोगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, पतला होते जाता है, ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब जब सॉल्यूशन पतला हो जाएगा तो जो उसके आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जब सॉल्यूशन पतला हो गया तो वो आसानी से मूव करेगा। सिंपल सा ये बात समझ लो, ये है आसानी से। अब इसमें क्या लिखा है ये देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज देयर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। उनका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर दे दिया, एनर्जी मिल गया, तो उसका फोर्स बीच का कम हो जाएगा, ठीक है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा, एनर्जी मिल गया, भागने की कोशिश करेगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्स डिक्रीज। विस्कस फोर्स भी डिक्रीज। जब इंटर आयोनिक फोर्स उसका कमज़ोर हो गया, इसका मतलब क्या है, अब वो खींचेगा नहीं, उसका विस्कोसिटी भी क्या हो गया, विस्कस फोर्स भी कमज़ोर हो गया। द आयंस मूव मोर फ्रीली। अब आयंस और आसानी से आयन उसमें मूव कर सकता है, क्योंकि वो पतला हो गया है। पहले गाढ़ा था, पतला हो गया, विस्कोसिटी कम हो गया, तो आसानी से मूव करेगा आयंस। हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, उनका रेजिस्टिविटी घटेगा, और रेजिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये सब क्यों हो रहा है समझ गए, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, क्योंकि वो पहले गाढ़ा था तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन उसका ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग था। अब जैसे जैसे वो पतला होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ा, सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रहा है, तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब उसको एनर्जी मिल गया, वो भागने की कोशिश करेगा, तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो गया। और जो विस्कस फोर्स है, जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हुआ तो विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये रीज़न है। अब देखो सवाल ये है कि यूज़ ऑफ एलॉयज़ इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। जहाँ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कुछ करते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर एलॉय का ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं एलॉय का, तो सबसे मेन बात हम लोग अभी सीखे हैं कि एलॉय में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ख़ास नोटिसेबल फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अल्फ़ा नेग्लिजिबल था, नेग्लिजिबल था मतलब ज़ीरो था। अल्फ़ा क्यों नेग्लिजिबल था, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टिविटी R माइनस R0 क्या था, नेग्लिजिबल था। नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल का स्पेलिंग देख लोगे लोग, ये नेग्लिजिबल, ठीक है, रो माइनस रो नॉट, नेग्लिजिबल। और क्या है, और तो सब हो गया है। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो मेन यही यूज़ है इसीलिए, क्योंकि जैसे मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मान लो कि 20 बच्चों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, तो पहला दो के ग्रुप में मान लो करना, तो मान लो पहले 2 बच्चे को 10 मिनट लगता है, फिर दूसरे 2 बच्चे को 10 मिनट और लगेगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते करते 20 मिनट या आधा घंटे या मान लो 1 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहा एक्सपेरिमेंट, तो उसमें रजिस्टर में करंट भी कंटिन्यू जा रहा है। तो जब करंट कंटिन्यू जा रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब उस रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर वो मेटल का है तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंटिन्यू 20-30 मिनट तक करंट जाता रहेगा, जाता रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट
अभी आगे हम लोग को पढ़ना है, 10th में पढ़े थे तुम लोग, करंट लगातार काफ़ी देर तक जाता रहे तो रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, और जब रेजिस्टर गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें प्योर मेटल या कंडक्टर सब यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं, क्योंकि एलॉय को टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके रेजिस्टेंस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फर्क पड़ता है वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए तो इसमें 3 पॉइंट लिखा है मैंने, एलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होता है इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, दे हैव वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिखा है नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये तो एडिशनल पॉइंट हो गया, लाइक एयर, मॉइस्चर, ये सबसे बहुत कम अफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर्स किनको बोलते हैं? द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब इसका पहचान क्या है ग्राफ के थ्रू? तो देखो पहले ओमिक का समझाता हूँ, ओमिक कंडक्टर। द वी ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो ओमिक कंडक्टर होगा वो, उसका जो वी ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। जैसे ये देखो, ये प्योर मेटल के लिए बना है, ओरिजिन से जा रहा है, और ये बन रहा है CuSO4 सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब उसके लिए वी बनाए हैं, तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है। खैर वो तो ग्राफ तो तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग वैल्यू लिए, पॉइंट्स लिए, उससे ग्राफ बना लिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है या प्योर मेटल है। अगर ये ओमिक है तो ओरिजिन से जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नॉन ओमिक में आते हैं, तो इसका 4 पहचान है। पहला, द स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, वी रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। वी रिलेशनशिप लीनियर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि चारों होना चाहिए, ये सब पहचान है उसका कि वी रिलेशनशिप लीनियर, मतलब सब में से कोई एक होगा तो वो नॉन ओमिक है, ये चारों में से। तो पहला क्या पहचान कि स्ट्रेट लाइन ऑफ वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसमें वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए इस सब का थ्योरी मैंने नहीं लिखा है, ये सब तुम लोग खुद से लिखोगे, बुक से लिखने की कोशिश करोगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। दूसरा क्या, वी रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होगा वी रिलेशनशिप। अब यहाँ तो देख रहे हो तुम लोग लीनियर है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो है ना, द स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन से कहाँ पास हो रहा है, समझ आ रहा है? ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, समझ आ गया? ओरिजिन से पास, तो एक चीज़ मिला तो हम बोल देंगे नॉन ओमिक। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन ओमिक है, ठीक है। 2 पहचान देखे, पहला क्या था? स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, मिल गया। दूसरा क्या था? वी रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर। तीसरा, वी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी। क्या बोल रहा है तीसरा? वी रिलेशनशिप साइन ऑफ वी पे डिपेंड करेगा कि वी पॉजिटिव है या वी नेगेटिव है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। वी के सेम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ माइनस वी होगा, सॉरी प्लस वी होगा यहाँ पे, और सेम उसका यहाँ पे माइनस वी होगा। तो अगर इस माइनस वी का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ये करंट मिला नेगेटिव में, तो अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे और यहाँ वाला वैल्यू देखो तो दोनों सेम होगा। तो वैसा ओमिक में नहीं होगा, ओमिक में अलग अलग वैल्यू मिलेगा, वी पे अलग, माइनस वी पे अलग मिलेगा, ठीक है। तीसरा पहचान ये है। चौथा पहचान, वी रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक। वी रिलेशनशिप यूनिक नहीं होगा, इसको भी देखते हैं। वी इधर वाला लिख लिए, इसको नोट कर लो। वी रिलेशनशिप यूनिक नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जांपल में, एक थ्रिस्टर का मैं तुम लोग को एक ग्राफ बना रहा हूँ। थ्रिस्टर, पीएन जंक्शन पढ़ोगे,
तो थ्रिस्टर समझ आएगा तुम लोग को। ये 4 अल्टरनेट लेयर ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है थ्रिस्टर। खैर उससे तुम लोग को अभी मतलब नहीं है, मैं इसका वी आई ग्राफ बनाता हूँ। वी इधर प्लस वी है, इधर प्लस आई है, इधर माइनस आई है और इधर माइनस वी है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये फिर यहाँ से ऐसा गया, ऐसा होके ऐसा, ये ऐसा है। तो क्या बोला, वी आई रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक। अब मान लो कि हमको इस पॉइंट पे आंसर चाहिए, यहाँ से एक लाइन खींच दिए सीधा। अब देखो इसी पॉइंट पे करंट की 2 वैल्यू मिल रही है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो क्या बोलेंगे, वी आई रिलेशनशिप यूनिक नहीं है, क्योंकि किसी एक वी के वैल्यू पे V1 पे हमको अलग अलग I1 I2 मिल रहा है, एक ही पोटेंशियल पे अलग अलग करंट मिल रहा है। तो ये रिलेशनशिप यूनिक नहीं है। तो ये भी क्या है, थ्रिस्टर भी नॉन ओमिक है। ठीक है, क्या है थ्रिस्टर, नॉन ओमिक है। समझ गए। तो ये चौथे वाले का एग्जाम्पल था। अब ये फॉर सेम वैल्यू के लिए क्या होगा, तो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग देखते हैं। पीएन, ये सब पढ़ोगे आगे। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पूरा चैप्टर है। पीएन जंक्शन डायोड का बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आई वी, ये कुछ ऐसा जाता है और ये ऐसा आके ऐसा जाता है। अब मान लो यहाँ हम लोग 2 वोल्ट पे करंट नोट कर लें और फिर इधर 2 वोल्ट पे करंट नोट कर लें, -2 वोल्ट पे। ठीक, तो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का सेम नहीं आएगा, क्योंकि 2 वोल्ट पे देखो यहाँ कितना है, कुछ इतना करंट है, और यहाँ 2 वोल्ट पे कितना है, कुछ इतना करंट है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये नॉन ओमिक है। और अगर ओमिक रहेगा तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन था, तो अब इस पे देख लो कितना है, वैसे ही सेम वैल्यू इधर देख लो कितना है, ये और ये मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा। ठीक है, तो वो तीसरा पॉइंट बता रहा था। वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। ठीक है, इससे पहले वाला भी एग्जांपल जो था, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ये देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ये एग्जांपल किसका है, वाटर वोल्ट मीटर का एग्जांपल है। वाटर वोल्ट, अच्छा ये तुम लोग सोच रहे होगे सर ये क्या, ये तो ओरिजिन से जा रहा है। तो देखो ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर का है। मेटेलिक कंडक्टर, देखो हम लोग इसमें करंट बढ़ाएं, पोटेंशियल बढ़ा, करंट बढ़ाएं, एक पॉइंट यहाँ तक ओम्स लॉ वैलिड है यहाँ तक, और इसके बाद करंट बढ़ता गया। अब करंट बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो तुम्हारा कंडक्टर क्या है, हीट होगा, गर्म होगा। तो कंडक्टर गर्म होते होते इतना गर्म हो जाता है कि फिर ये ओमिक बिहेवियर को छोड़ देता है और अचानक से ऐसा घूम जाता है। अभी तो यही सब टेम्परेचर पे ही पिछले तुम लोग पढ़े हो पिछले बार, अभी पिछला जो भी टॉपिक था। तो ये अचानक से क्या होता है, घूम जाता है। तो ये जो घूम गया, ऐसा घूम गया, यही क्या है, नॉन ओमिक बिहेवियर है। इसको स्ट्रेट लाइन जाना था, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं गया, यहीं तक ओम्स लॉ वैलिड रहा। वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, इतना ही है वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि इसके बाद वो लाइन छोड़ के मुड़ गया, और लीनियर नहीं रहा, वो दूसरे तरफ मुड़ गया। ठीक है, क्यों मुड़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस के साथ खेल हो गया। समझ आया बात। तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, यहाँ से जो बिहेवियर है इसका। अब वाटर वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हम जैसे बैटरी कनेक्ट किए, करंट फ्लो नहीं हुआ। ये वैल्यू लगभग कहाँ तक जाती है वो मैं देख के तुम लोग को लिखा देता हूँ। 1.67 वोल्ट, 1.67 वोल्ट वी नॉट की वैल्यू। ठीक, करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर हम लोग 0.5 वोल्ट किए
पोटेंशियल बढ़ाएं तो भी करंट फ्लो नहीं हुआ, 1 वोल्ट किए तो भी पोटेंशियल नहीं हुआ, 1.5 वोल्ट किए तो भी करंट फ्लो नहीं हुआ। जैसे 1.67 करते हैं वोल्ट तो वैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और 1.67 से ऊपर जैसे जाने लगे फिर बढ़ने लगा हमारा करंट, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा करंट बढ़ने लगा। शुरू में इसको स्टार्ट होने के लिए ही कितना चाहिए, 1.67 वोल्ट चाहिए। ठीक है, समझ आया, 1.67 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ से अब ये क्यों चाहिए ये, तो ईएमएफ के वजह से। अभी हम लोग ईएमएफ नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक के, अभी एक और टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा तुम लोग को, सुपर कंडक्टर, उसके बाद हम लोग ईएमएफ पढ़ेंगे। ईएमएफ में ये चीज़ सेल में क्लियर होगा क्या होता है, ईएमएफ में ये चीज़ वाटर वोल्टमीटर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी पढ़ रहा हूँ, समझ आता है। हेयर बैक ईएमएफ इज सेट अप ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। ठीक है, नो करंट फ्लोज थ्रू द वोल्ट मीटर अंटिल द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड्स द बैक ईएमएफ। जो ईएमएफ वाटर में हाइड्रोजन किस पे लग गया, कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे लग के जो पोटेंशियल बना लिया, कितना पोटेंशियल बना है, इतना 1.67, तो उस पोटेंशियल से ज़्यादा हम लोग पोटेंशियल देंगे तभी करंट फ्लो होगा। इतना वो बैक ईएमएफ बना चुका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर उससे ज़्यादा हम देंगे तो ही फ्लो होगा करंट का, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी समझते हो, किसी भी कंडक्टर में अगर समझ लो कि रेजिस्टेंस नहीं रहे, आसानी से करंट फ्लो हो जाए तो क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। खैर देखते हैं क्या है, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉयज, माने उनका रेजिस्टिविटी पूरा ख़त्म हो जाए, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पूरा ख़त्म हो जाए, किसका, मेटल एंड एलॉयज का। ये जो फेनोमेनन होगा, व्हेन दे आर कूल्ड टू अ सर्टेन टेम्परेचर, हम कुछ एक टेम्परेचर तक हम किसी मेटल को या एलॉय को अगर हम कूल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक टेम्परेचर तक कूल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, और इस फेनोमेनन को जो रेजिस्टिविटी पूरा ज़ीरो हो जाए, रेजिस्टिविटी लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, माने पूरा रेजिस्टिविटी खत्म हो जाए, बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉयज व्हेन दे आर, जब हम उनको कूल कर रहे हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे जब हम उनको कूल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका पूरा रेजिस्टिविटी खत्म हो जा रहा है, जीरो हो रहा है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जीरो हो जा रहा है, किसी एक टेम्परेचर पे कूल कर रहे हैं उसके नीचे। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, और उस टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं तुम लोग क्या समझाने वाला हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस का ट्रांजिशन हो जाता है, किस में, कंडक्टर से वो सुपर कंडक्टर में बदल जाए, इन अ, याद रखना, इन अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में डेफिनेशन है, इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब सिंपल आसान भाषा में, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बन जाए, उसका रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर कब बनेगा, उसका रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाए, उसका रेजिस्टिविटी पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो उस पर वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और उस ट्रांजिशन वाले टेम्परेचर पे, जिस पे उसका ट्रांजिशन हो जा रहा है कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में, उसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अ करंट वंस, अब देखो, अगर सुपर कंडक्टर में तुम एक बार करंट दे दो तो क्या है, वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, विदाउट एनी अपरेंट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुए। सुपर कंडक्टर का बहुत सारा फायदा है, जैसे सुपर कंडक्टर में तुम जितना भी करंट चाहोगे उतना करंट फ्लो कराओगे, तुम्हारा कंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर, वो गर्म नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी नहीं है, तो उसमें समझ लो कि कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं, और कोलिजन्स नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो गर्म नहीं होगा, तो हमारा वायर या जो भी चीज़ है कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है,
गर्म नहीं होगा तो हीट लॉस नहीं होगा। कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, देखो कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या लिखता है, इट इज बिलीव्ड दैट नियर ट्रांजिशन टेम्परेचर अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इट इज बिलीव्ड दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, विच ब्रिंग्स देम टू क्लोजर। अब इलेक्ट्रॉन में उस टेम्परेचर पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा है तो उन लोग क्लोजर पास आ जाते हैं टू फॉर्म कपल्ड पेयर, और वो पास आके क्या बना देते हैं, कपल्ड पेयर्स बना लेते हैं। सच कपल्ड पेयर्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आयनिक वाइब्रेशन, वो आयनिक वाइब्रेशन से अब डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, एंड सो मूव विदाउट कोलिजन, और वो बिना कोलिजन के आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो मेजनर्स इफेक्ट क्या है, डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ फिर समझाता हूँ। द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है, द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर मटेरियल व्हेन, एक मिनट ये गलत लिख दिया मैंने, व्हेन इट इज कूल्ड, एक सेकेंड, ठीक, ओके सॉरी। द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर समझते हो जहाँ पे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम हैं और उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आते हैं तो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मेजनर्स इफेक्ट। अब जैसे देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे मटेरियल से ऐसा अंदर से होके निकल जाता है, लेकिन वही अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर रहते हैं या उससे नीचे आते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मटेरियल के, देख सकते हो तुम लोग, मटेरियल के साइड से निकल जा रहा है, ये साइड से निकल जा रहा है, साइड से निकल जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो साइड से निकल जाता है, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, जीरो हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजनर्स इफेक्ट। हालांकि शायद ये सिलेबस में नहीं, लेकिन मेरे को बुक में दिखा तो मैंने लिखा दी, ये इतना डेफिनेशन था। अब देखो हम लोग कुछ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं। मर्क्यूरी का कितना है, 4.2, ये सब केल्विन में है। जैसे मर्क्यूरी का, इसको लिख लो, नोट कर लो रोक के। जैसे मैं तुम लोग को मर्क्यूरी का ग्राफ बना के दिखाता हूँ, इधर पे हम लोग रेजिस्टेंस लिखे हैं इन ओम, रेजिस्टेंस इन ओम, और इधर हम लोग टेम्परेचर रखते हैं इन केल्विन। तो हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको कूल करते जाते हैं, कूल किए, एक लाइन आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का, टीसी का, उस लाइन पे आके अचानक से ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और वो टेम्परेचर क्या है, 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पे अचानक से इसका रेजिस्टेंस, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस, मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया है। ठीक, तो मतलब मर्क्यूरी को अगर हम लोग इतना टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो सुपर कंडक्टर की तरह वो काम करेगा, लेकिन 4.2 केल्विन कहाँ से यूज़ कर पाएंगे भाई, जिंदा ही नहीं बचेंगे, यूज़ कहाँ से कर पाएंगे। फिर हमने उससे ज़्यादा क्रिटिकल, हम लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर कितना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर मिल जाए, हम लोग अभी तक 125 केल्विन तक का हम लोग सुपर कंडक्टर बना चुके हैं कि इतने टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर है। हम लोग को कितना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे चाहिए, रूम टेम्परेचर पे चाहिए, रूम टेम्परेचर कम से कम रूम टेम्परेचर तो चाहिए 303 केल्विन। तो अभी हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ रूम टेम्परेचर तक पहुँच जाएं, उसके बाद सुपर कंडक्टर का बहुत सारा यूज़ है। तो अभी ये जो मैंने बॉक्स लिखा है ना, इधर मटेरियल लिखा है मैंने, इधर मटेरियल और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब कहाँ टेम्परेचर तक पहुँचे हैं। तो लगभग हम लोग 120-125 तक पहुँच चुके हैं हम लोग। ये सब मटेरियल है, अब इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, बस तुम लोग की जानकारी के लिए दिया है कि ये सब मटेरियल है। ये सब का क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है तुम लोग जानते हो, जिस टेम्परेचर पे वो उसका ट्रांजिशन कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में हो जाए। ठीक है, तो 120 केल्विन पे भी हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, तो और टेम्परेचर हमको और ज़्यादा सी, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर तक चाहिए। तो हम लोग यहाँ तक ढूंढ चुके हैं सुपर कंडक्टर, यहाँ तक अगर हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। देखो जैसे एप्लीकेशन क्या है, तो अब एक दो चीज़ तुमको समझाता हूँ। मान लो
कि तुमको अच्छा पहले इसको देख लो, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड, उससे हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड, फॉर रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स। अब देखो क्या है, मान लो ये जो तुम्हारे सामने बोर्ड है या ये कंडक्टर है, अब इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हम इसमें क्या देते हैं, करंट देते हैं। करंट से देखो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड आया। मान लीजिए कि एक ऐसे ही एक अंदाजे के लिए समझने के लिए मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड 5 है, ठीक, हमको और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, 5000 चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, हम और करंट बढ़ाएं, और बढ़ा 10 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर और करंट बढ़ाएं 15 हो गया, और करंट बढ़ाएं 20 हो गया, और करंट बढ़ाएं 25 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और करंट बढ़ाएं 30, ये सब डाटा समझने के लिए, और बढ़ाएं 30 हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा, हम नोट करेंगे कि करंट बढ़ते 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 बढ़ते, चूंकि इसमें रेजिस्टेंस है, इस मेटल में रेजिस्टेंस है, ये सुपर कंडक्टर नहीं है, तो रेजिस्टेंस है, तो करंट बढ़ते बढ़ते ये बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हो सकता है एक टाइम आते आते ये फेल हो जाए, ठीक है, एक टाइम आते आते ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये फेल हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ ठीक है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये फेल हो। तो अगर ये सुपर कंडक्टर रहता तो इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, अब तुम इसमें जितना भी करंट दो, कोई कोलिजन है ही नहीं, जितना करंट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जितना करंट बढ़ाओगे ये गर्म नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम इसमें कोलिजन नहीं है। तो फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड, अब इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे क्रेन से मान लो कुछ बहुत भारी लोहा उठाना है, तो क्रेन में करंट दो, तो करंट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा अगर बढ़ाओगे तुम तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्रेन टूट उट जाएगा, पिघल जाएगा, जो भी हो जाए। लेकिन अगर वो क्रेन सुपर कंडक्टर का रहेगा तो कितना भी हम करंट बढ़ाएंगे वो गर्म नहीं होगा, और आराम से उस लोहे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए किसके लिए काम है, और रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स में भी होता है, ठीक है, उसका काम। दूसरा, स्टोरेज मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर भी तुम लोग देखते हो गर्म होता है। कंप्यूटर क्यों गर्म होता है, उसमें जो मेमोरी है, हम उसमें डाटा ट्रांसफर करते जा रहे हैं, डाटा डालते जा रहे हैं, मतलब करंट जा रहा है उसमें, तो करंट जाते 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 कंप्यूटर में डाटा जाते 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 करंट जा रहा है, डाटा जा रहा है, मतलब करंट जा रहा है, करंट जाते जाते वो हमारे कंप्यूटर का मटेरियल गर्म हो जाता है, तो कंप्यूटर गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग सुपर कंडक्टर उसमें डाल दें, अगर रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाए, सुपर कंडक्टर अगर हम लोग उसमें डाल दें कंप्यूटर में, तो हमारा मेमोरी फास्ट हो जाएगा, स्लो होगा ही नहीं, करंट उसमें ज़्यादा, डाटा आसानी से स्पीड से ट्रांसफर होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए, उसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बन सकता है इससे। फिर ट्रेन्स विच मूव विदाउट रेल्स। अब देखो ट्रेन अगर हम लोग बनाएं, जैसे बुलेट ट्रेन तुम लोग जानते हो, थोड़ा सा रेल से ऊपर चलता है, ठीक है, तो अब हम ऐसे ही अगर सुपर कंडक्टर अगर हम लोग डाल दें तो वो बिना रेल का मूव हो सकता है ट्रेन, ठीक है। खाली ऐसे सुपर कंडक्टर डाल दो, वो थोड़ा सा ऊपर से ही चलता जाएगा, भागता जाएगा, करंट दे दो उसमें, वो भागता जाएगा, घूमता जाएगा। फिर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। देखो अभी क्या है कि अगर हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं से, मान लो कि 100 किलोमीटर से अगर हम लोग 500 किलोमीटर से, मान लो कि अगर हम लोग 100 किलोमीटर ही मान लो, वहाँ से हम लोग लाइट लाना है, हम लोग को कहीं पावर हाउस से, प्लांट से लाना है, तो होता क्या है, रास्ते में एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस से बचने के लिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पावर लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो जो एनर्जी लॉस होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, करंट कम कर देते हैं, क्योंकि करंट जैसे ज़्यादा होगा वैसे हमारा हीट एनर्जी उसमें बनेगा और वायर हीट होने लगेगा, एनर्जी लॉस होगा। तो उस एनर्जी लॉस से बचने के लिए हम लोग पोटेंशियल बढ़ा देते हैं और करंट घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लॉस हो रहा है, तो लेकिन अगर सुपर कंडक्टर रहे उसमें तो हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं हो, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है, तो लॉस कहाँ से होने वाला है, रेजिस्टेंस ज़ीरो है, लॉस होगा ही नहीं। समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कॉलिजन ही नहीं होगा, कॉलिजन नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, मतलब कोई अपोज नहीं करेगा करंट का, कोई फ्लो का अपोज नहीं करेगा, तो गर्म नहीं होगा। गर्म क्यों होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो अपोज करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, ठीक है। थैंक यू।